नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू जल्द हो जाएगी। इसकी लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। ऐसा होने से उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकारी जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। यूसीसी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का क्यों ना हो, उन सब के लिए एक समान कानून है। यूसीसी का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। भाजपा मुख्यालय में मीडिया के सामने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए यूसीसी सहित सरकार के बनाए तमाम कानूनों की तारीफ की। हमने शीतकालीन यात्रा भी इस बार प्रारंभ की है, उसके भी बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, बहुत सकारात्मक परिणाम। 40,000 से अधिक की संख्या में लोग अभी तक आ चुके हैं और ये भी हमारे राज्य के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसका भी प्रचार प्रसार आप सबके माध्यम से लगातार हो रहा है। और हमारे लिए इस वर्ष जहां हम जनवरी माह में यूसीसी को लागू कर रहे हैं, वहीं इस साल हमारे लिए एक बड़ा अवसर राज्य के हमारे खिलाड़ियों के लिए, राज्यवासियों के लिए और उत्तराखंड के हर एक जनगण मन के लिए एक बड़ा अवसर है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 अक्टूबर 2023 को सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ में इस बात का उद्घोष किया था कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। तो हम मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, यूसीसी लागू होने जा रहा है और उत्तराखंड में सरकार भी अब इसको जोर शोर से प्रमोट कर रही है। ये कोई किसी धर्म को भी फोकस नहीं करता है, किसी एक धर्म पर भी नहीं है। अब इतना समय क्यों लग रहा है? यूसीसी कब लागू होगा और क्या उत्तराखंड की लैब में यूसीसी टेस्ट किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से 2022 चुनाव में ये हुआ था कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, उस समय से लेकर अभी तक लगातार मंथन चल रहा है और लगातार बैठकें हो रही हैं। लगातार यूसीसी के जो मेंबर हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि कौन सा कानून ऐसा होगा जो फायदेमंद होगा और कौन से कानून में किस तरीके से ये होगा कि लगातार उसको लेकर जो है मंथन हो रहा है। लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि जनवरी में जो है यूसीसी लागू होगा, लेकिन हो पाता है कि नहीं हो पाता है वो तो देखने वाली बात ही है। लेकिन हाँ, ये है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की ये प्राथमिकता है कि जो है यूसीसी लागू सबसे पहले उत्तराखंड में हो। वो तो देखने वाली बात ही है कब तक लागू होता है, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार टाइम लग रहा है उसको लेकर लगातार अभी कुछ कहा नहीं जाता है। लेकिन अभी तक ये है कि यूसीसी लागू जो है जनवरी में होने की बात कर रही है। तो लेकिन अभी तो चुनाव का भी टाइम है। यूसीसी लागू 25 जिस हिसाब से कह रहे थे कि जनवरी तक होगा, तो इस समय निकाय चुनाव है उत्तराखंड में और उत्तराखंड में निकाय चुनाव को देखते हुए क्या पता उत्तराखंड सरकार थोड़ा रोक ले, थोड़ा आगे बढ़ा दे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कब तक लागू हो पाएगा। जी सतीश, हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 दिग्गजों ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। ऐसे समय में कहीं न कहीं कांग्रेस को कुछ निकाय सीटों पर नुकसान भी हो सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन से इस्तीफा देकर मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। अपनी पत्नी को पिथौरागढ़ नगर निगम सीट से मेयर टिकट न मिलने से मथुरा दत्त जोशी नाराज चल रहे थे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्य मंत्री बिट्ट कर्नाटक और जगत सिंह खाती ने भी कांग्रेस पार्टी पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इस मौके पर उनको भाजपा प्रदेश मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट ने तीनों नेताओं का स्वागत किया और उनकी पार्टी में पूरा मान सम्मान देने की बात कही। इस दौरान सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। भारतीय जनता पार्टी किसी को किसी दल से छीनती नहीं है।
उस दल की कमजोरी है जो अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने की स्थिति में नहीं होती। जब दल परिवारवाद से चलता है, जब दल में ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनसुनी होती है, तो इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। मैंने आज तीनों प्रमुख नेताओं को अपने दल में उनका मैंने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, और मैं जानता हूं कि इन जैसे निष्ठावान और समय देने वाले कार्यकर्ताओं की उपयोगिता किस रूप में करनी है, इनके मान सम्मान को प्रभावी रूप से स्थापित करना, ये अब क्योंकि हमारे परिवार सम्मिलित हुए, इसकी चिंता मैं करूंगा। इसके जो हमारा स्थानीय निकाय का चुनाव है, इस स्थानीय निकाय चुनाव में इनके आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह भी बढ़ेगा, और हम सब लोग जहां हम 3 एक पालिका और 2 पंचायत निर्विरोध जीते हैं, मैं कह सकता हूं आने वाले समय में हम उत्तराखंड के सभी नगर निगम और 90% अधिक पालिका पंचायतों भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र जीत हो। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री मथुरादास जोशी जी, भाई बिट्टू कर्नाटक जी, भाई जगत सिंह खाती जी के सम्मिलित होने के अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जुझारू एवं कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और टिहरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जिनका अनेक क्षेत्रों में योगदान है, आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, और मंच संचालक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे ज्योत सिंह बिष्ट जी, श्री रणवीर सिंह चौहान जी एवं सभी यहाँ पर उपस्थित, हमें पीछे देख रहा हूँ मुकेश कोहली जी समेत, कर्नाटक जी समेत हमारे सभी उपस्थित हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, मथुरा दत्त जोशी और सरिता नेगी दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ करके अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। क्या इन नेताओं के बीजेपी में ज्वाइन करने से बीजेपी को कोई फायदा होगा? देखिए, मैं बात करूं इस समय 2022 से लेकर अभी तक लगभग 15,000 जो है कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर या पूर्व विधायक से लेकर लगभग 15,000 लोग जो है भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं। क्यों? और लगातार जिस हिसाब से कांग्रेस से छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, लगातार कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि इनको सत्ता का मोह है, किसी को कोई फायदा हो रहा है, किसी को कोई फायदा हो रहा है। लेकिन देखा अभी तक ये जा रहा है कि कितना फायदा हो रहा है, क्या वो तो वही लोग बता पाएंगे। लेकिन लगभग 15,000 कार्यकर्ता से लेकर और नेता जो है भाजपा में शामिल हो चुके हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको पद मिले हैं और कुछ अभी सिर्फ कार्यकर्ता की दौड़ में ही है, क्योंकि उनको ये है कि भाजपा इस समय भाजपा जो है सत्ता में है, तो केंद्र तो उसकी सत्ता में हर कोई रहना चाहता है। अब कितना लोग है उनको कितना वो अपने उस जो है पार्टी सत्ताधारी पार्टी का सदुपयोग कर पाते हैं, वो तो देखने वाली बात ये है। लेकिन हाँ, ये है कि बल तो मिल रहा है भाजपा को, क्योंकि आज की दौर पे जो भाजपा जो है कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है लगातार। चाहे मैं कैबिनेट मंत्रियों की बात करूं, चाहे इनकी बात करूं, सभी लगभग जो भाजपा से गए हैं वो लोग हैं भाजपा कांग्रेस। जी सतीश, क्या कांग्रेस से अभी और भी लोग भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं, और क्या भाजपा में इस तरह की नेताओं में आपस में नाराजगी देखी जा रही है कि मौका परस्त लोग आकर के भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो अपनी पार्टी से ही संतुष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है? भले बोल नहीं पा रहे हैं इस समय, क्योंकि इस समय भाजपा वो पार्टी बन चुकी है कि वहां पे कोई कुछ नहीं, वो अपने नेताओं के खिलाफ या अपनी इसकी बयानबाजी कोई नहीं कर पा रहे, क्योंकि सत्तारूढ़ दल है। सत्तारूढ़ में हर कोई चाहता है कि मैं सत्ता से बाहर ना हूं, तो हर कोई जो है सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़ना ही चाहता है। लेकिन बयानबाजियां तो लगातार होती हैं, मन ही मन में तो उनकी भी नाराजगी है, क्योंकि जितने लोग हैं, काफी लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दिया गया है, कुछ पद दिए गए हैं, कुछ दिए गए हैं, जो कि भाजपा में शामिल हुए हैं। लेकिन वहीं मैं बात करूं भाजपा की, क्योंकि काफी ऐसे कैंडिडेट भी हैं और काफी ऐसे हैं कि जो नाराजगी जताते हैं, लेकिन कब तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के नए साल पर पाला बदलने के ऑफर को सीएम नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के दिए गए ऑफर पर नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे,
अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और विकास के कार्य करेंगे। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने नए साल के मौके पर 1 जनवरी को एक बयान में कहा था, नीतीश के लिए हमारा दरवाजा तो खुला है, नीतीश को भी खोलकर रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि नीतीश आते हैं तो साथ काहे नहीं लेंगे, ले लेंगे साथ। नीतीश साथ में आए, काम करें। राजद सुप्रीमो ने कहा कि नीतीश कुमार भाग जाते हैं, हम माफ कर देंगे। सोशल मीडिया पर नीतीश को लालू की तरफ से ऑफर वाला यह इंटरव्यू खूब वायरल हुआ था। वहीं लालू यादव के दिए ऑफर पर नीतीश कुमार की चुप्पी से बिहार की राजनीति गर्मा गई थी और जेडीयू से लेकर आरजेडी के तमाम नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र से लेकर तमाम पार्टी नेता नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक में फिर से शामिल होने का आग्रह कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर वो यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत किया जाए। बता दें कि बिहार की राजनीति में हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार की राजनीति फिर से करवट बदल सकती है। दरअसल नीतीश कुमार इन दिनों राज्य में प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, जहां वो महिलाओं के लिए किए जा रहे कामों का जायजा ले रहे हैं और नए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। उनकी शुरुआती यात्रा में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा कहीं नजर नहीं आ रहे थे, जिससे ये कयास लगाया जाने लगा था कि नीतीश और बीजेपी के बीच दूरी बढ़ रही है। दूरी बढ़ने का ये दावा गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर भी किया जा रहा था, जिसमें उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कहा था कि बिहार में एनडीए के नेता का फैसला बीजेपी का संसदीय बोर्ड लेगा। है अपना दल और योगी सरकार के टेक्निकल एजुकेशन मंत्री आशीष पटेल इन दिनों अपनी साली और सपा विधायक पल्लवी पटेल के निशाने पर हैं। वह इसके लिए योगी सरकार के अफसरों और एसटीएफ को टारगेट कर रहे हैं। योगी का नाम लिए बिना वह यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आशीष पटेल ने कहा कि पल्लवी पटेल को चाबी कहीं और से भरी जा रही है। आशीष पटेल ने पल्लवी से पूछा, उनके पिता ने अपनी बेटी की शादी चोर उचक्के से क्यों की? अगर पल्लवी अपनी छोटी बहन की संपत्ति वापस लौटा दें तो सुलह हो सकती है, वह उन्हें विधायक भी बना देंगे। आरोप प्रत्यारोप कर सरकार को डिस्टर्ब करने के सवाल पर कहा कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लड़ाई की शुरुआत उन्होंने नहीं की। अब आशीष पटेल के बयान पर सपा विधायक पल्लवी पटेल ने जोरदार पलटवार किया है। पल्लवी पटेल ने कहा कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में 3000 क्वालिफाइड टीचरों की भर्ती के अवसरों की सौदेबाजी हुई है और एसटीएफ हमेशा क्रिमिनल और अपराधियों को टारगेट करता है, इसलिए जो क्रिमिनल होगा वो अपने आप डरेगा। के और उनके पति के टेलीफोन का किन किन लोगों से लगातार संपर्क रहता है, पूरी कॉल डिटेल सामने आप मीडिया के साथ ही ला दें या वो स्वयं ला करके दे दें तो सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किसके इशारे पर कौन नृत्य कर रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। का नाम ले ले करके वो सरकार का एक हिस्सा है। सरकार कितनी लेयर्स में काम करती है ये उनको भली भांति पता है। तो अनायास ही किसी न किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, विभाग का नाम उड़ा करके उनके विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर लीपापोती नहीं की जा सकती। यहाँ पर पब्लिक, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जो जनता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी सरकार में हुए, उनकी सरकार के अंतर्गत जो विभाग है उसमें हुए बड़े भ्रष्टाचार पे उनका जवाब चाहती है और जिनके अवसर लूटे गए हैं उनके लिए न्याय चाहती है। रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह की अगुवाई में थाना लालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत ज्यादातर समस्याएं राजस्व संबंधित, पुलिस विभाग, नलकूप विभाग, उद्यान विभाग जैसी समस्या लोगों की निकलकर सामने आई हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है। जो लोगों की समस्या है उन्हें भी अधिकारियों को निर्देशित कर तत्काल उन पर कार्यवाही करने का आदेश भी दिया गया है। साथ ही साथ मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था और रैन बसेरों की उचित व्यवस्था कर दी गई है। शहरी क्षेत्र में रैन बसेरों की संख्या ज्यादातर है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी रैन बसेरों की संख्याओं को लेकर तत्काल कार्यवाही की जा रही है ताकि दूर दराज से आए आम जनमानस को रुकने में किसी प्रकार की समस्या न हो, जिसको लेकर बीच बीच में रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालयों में अच्छी कार्य संस्कृति विकसित कराते हुए सुदृढ़ सुव्यवस्था और सुशासन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों को गुणवत्ता और समयबद्ध बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेने की मुहिम फर्रुखाबाद में सफल होती हुई दिखाई दे रही है। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह के निर्देश में कलेक्ट्रेट फर्रुखाबाद का आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, स्वच्छता और कार्य प्रणाली में नवाचार की दिशा में विशिष्ट एवं उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें ISO 9001 प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। ISO 9001 एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो गुणवत्ता प्रबंधन के मानक स्थापित करती है। विश्व के 150 से भी अधिक देशों में प्रतिनिधि इन मानकों का निर्धारण करता है। किसी भी संस्था को ISO के ऑडिट में पास होने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। गुरुग्राम स्थित एक संस्था SMC के अधिकारी के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट कार्यालय में सिस्टम, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर व टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार किए गए हैं। जनता के मार्गदर्शन के लिए पूछताछ काउंटर को कार्यात्मक बनाया गया है, जिससे न केवल जनता के लिए बल्कि कर्मचारियों के लिए भी कार्य करना आसान बन गया है। फाइल और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माध्यम से विभिन्न प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता और गतिशीलता की पुष्टि के लिए नियंत्रण और निगरानी प्रणाली को भी परिभाषित किया जाता है। देखिए, कलेक्ट्रेट फर्रुखाबाद को ISO सर्टिफिकेशन 9001 2015 प्राप्त हुआ आज, और ये सारे हमारे कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी के सहयोग से हुआ है। और इसमें हम लोग पिछले 10 महीने से लगे हुए थे कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और अपेक्षा के क्रम में पब्लिक डिलीवरी सिस्टम अच्छा हो, स्वच्छ वातावरण हो, जो डॉक्यूमेंट्स हैं कलेक्ट्रेट के वो सुव्यवस्थित और अच्छे ढंग से रखे जाए। जो हमारी जनता है, जो आम जन है, जो जन समस्या लेकर आते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार हो और उनकी समस्या को सुनी जाए और उनका गुणवत्तायुक्त निस्तारण किया जाए। इस दिशा में हम लोगों ने निरंतर पिछले 10 माह से कार्य कर रहे थे। उसका ही ये परिणाम है कि सारे अधिकारी और कर्मचारी के प्रयास से जनपद फर्रुखाबाद के कलेक्ट्रेट को ISO सर्टिफिकेट मिला है। और जहाँ तक जानकारी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 6ठा या 7वां कलेक्ट्रेट हमारा है जिसको कि ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। ये हम जनपद के लिए भी और हम सबके लिए गौरव का विषय है और गर्व का विषय है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमको सर्टिफिकेट मिला है इसको व्यवस्थित ढंग से और आगे कलेक्ट्रेट को स्वच्छ और इनके जो हमारी जन सुनवाई प्रणाली है उसको और सुव्यवस्थित करेंगे ताकि जनता को अधिक अधिक लाभ मिले और अच्छे वातावरण में हमारे कर्मचारियों को काम करने का अवसर प्राप्त हो। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। हालांकि इसमें एक जवान भी शहीद हो गया है। मौके से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। इलाके में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। मुठभेड़ शनिवार शाम नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर दक्षिण अबूझमाड़ के जंगल में उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। शनिवार देर रात गोलीबारी बंद होने के बाद 4 नक्सलियों के शव और AK-47 राइफल और सेल्फ लोडिंग राइफल सहित स्वचालित हथियार मौके से बरामद किए गए। नारायणपुर SP प्रभात कुमार ने बताया कि दक्षिणी अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर शुक्रवार को नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडा गांव और बस्तर जिले से स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF और DRG बल को अभियान पर भेजा गया था। जवान नदी नालों को पार करते हुए जंगल के भीतर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर पहुंचे थे। नक्सलियों ने जवानों को देखकर गोलीबारी शुरू कर दी थी। जवानों की ओर से भी जवाबी कार्यवाही की गई थी। शनिवार शाम से लेकर अब तक कई बार रुक रुक कर मुठभेड़ हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सीधी भर्ती में अभ्यर्थी बन पहुंचा PSC की 36वीं वाहिनी का कांस्टेबल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस लाइन में चल रही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में PSC की 36वीं में तैनात कांस्टेबल एक अभ्यर्थी अभय सिंह के नाम पर पहुंच गया। जब उसके एजुकेशनल और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई तो अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि फर्जी पाई गई। जांच के दौरान उसका खुलासा होने पर उसे और उसके 3 साथियों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
यूपी के हमीरपुर जिले में एक युवक ने अपनी पत्नी और सास पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। युवक ने वीडियो वायरल करने के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद मौत से जिले में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक ने वायरल वीडियो में सास और पत्नी से प्रताड़ित होने की बात कही थी और अपने बच्चों को सुरक्षित पहुंच जाने की भी वीडियो में बात कही है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। युवक सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव का है, जो वीडियो में सास और पत्नी को सजा दिलाने की बात कर रहा है। अवगत कराना है कि दिनांक 3/1/2025 को थाना सुमेरपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि राजेश कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी टेढ़ा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। उनके परिजनों द्वारा जिला अस्पताल हमीरपुर में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टर ने राजेश कुमार को मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर थाना सुमेरपुर पुलिस मौके पर मौजूद है। शव को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैंने अगर तन मन धन से सेवा की हो तो मेरे साथ न्याय होना चाहिए और मेरे बेटी और मेरे बच्चे मेरे घर पहुंचा दिए जाएं। मेरी औरत और मेरी सास को जेल भेज दी जाए। महोदय, मेरे लिए प्रशासन जानता है, मेरे लिए गांव जानता है, हर एक गाँव जानता है कि मैं सेवा में रहता हूं, सेवा का आदमी हूँ। अगर तन मन से मैंने जनता की सेवा की हो, तन मन से मैंने सरकार की सेवा की हो, तन मन से मैंने प्रशासन की सेवा की हो, तो मेरे साथ न्याय हो। हरिद्वार के भेल क्षेत्र में छात्रों ने जमकर हुड़दंग मचाया और हवाई फायरिंग की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नामी स्कूल के छात्र फेयरवेल पार्टी मनाने भेल स्पोर्ट्स स्टेडियम में गए थे। इस दौरान सड़क पर कारों में से स्टंट और जमकर हवाई फायरिंग की गई। सिडकुल थाना पुलिस ने करीब 70 अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और वायरल वीडियो के आधार पर छात्रों की पहचान में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।